चलिए आगे सब। ऑनलाइन क्लास आई एम ऑडिबल। Yes, sir. ओके देन लेट्स स्टार्ट। सेटल हो जाइए सारे। What, sir? नथिंग, जस्ट सेटल हो जाइए सारे सारे। देन लेट्स बिगिन। चलिए लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? द अंडरलाइंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड द प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन्स द रियल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। राइट, आपको कहा था इसके बारे में थोड़ा सोच के आइएगा। अच्छा बताइए कैसे डाइवर्सिटी से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट आ रहा है? हाँ जी, हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मार्केट मिल जाता है ना? डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, कंपटीशन होगा, है ना? प्राइस, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जॉब्स मिलेंगी। राइट, चलिए सेकंड पॉइंट बताइए। ये तो बता दिया ना अभी, इसमें बोल दिया। यस, टूरिज्म मिल जाता है। राइट, डिफरेंट डिफरेंट बुद्धिज्म रिलीजन है ना? बुद्ध सर्किट बना दिया, है ना? हिंदुइज्म में रामायण एपिक है, रामायण सर्किट बना दिया। राइट, बाबा साहब अम्बेडकर है ना, बी आर अम्बेडकर, उनका अपना एक सर्किट बना दिया है। नवयान बुद्धिज्म के डोयन है वो, ठीक है, उन्होंने नवयान बुद्धिज्म बनाया था। हाँ जी, नहीं वो तो सर्किट्स बनते ही रहते हैं टूरिज्म के, कितने बना दीजिए। और बताइए, चलिए एक रिलीजियस पॉइंट आ गया, एक इकोनॉमिक का पॉइंट आ गया। क्विजीन्स एज इन, नहीं नहीं वो तो समझ गया मैं। क्विजीन्स एज इन कैसे डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? जी टूरिस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन हमने काउंट कर लिया। हाँ, क्विजीन भी उसका पार्ट हो गया। वो तो ठीक है, जब आपको नहीं आता तो आप ऐसे ही करेंगे कि क्विजीन बता देंगे फिर प्रोडक्ट्स बता देंगे डिफरेंट, है ना? ये तो यूनिफॉर्मिटी का कैरेक्टर हो गया ना, एक बस एक वे हो गया। देखिए हमने वो बनाया ना पंचायती राज, है ना? हर जगह पंचायती राज लगा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या 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 यूज होता है? एक पैसा एक्ट है ना? पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट। राइट, तो उसमें ही पंचायती राज लगा दिया है, लेकिन उनको अपने हिसाब से रूल करने देते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज जो कि एक कॉमन फीचर इंडिया का, वो एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जांपल है ये, आप पढ़ लेंगे पॉलिटी में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो वो उस पर अप्लाई किया उन्होंने। ठीक है, उस तरीके से उनको भी हम मेन स्ट्रीम में ले आए। ठीक है, जैसे वो आना चाहते थे वैसे ही ले आए। ठीक है, आप कभी देखेंगे कि कोर्ट्स वगैरह में जो उनके कस्टम्स होते हैं वही लॉज होते हैं। ठीक है, उन पे वो कॉमन जो लॉज इंडिया के हैं वो नहीं लगते प्रॉपर्टी वाले। नॉर्थ ईस्ट में वो जो उनके अपने कस्टम्स हैं वो वही यूज करते हैं। क्लियर ये? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये पूरा एक क्वेश्चन ही है एक तरह का। ठीक है, आपको मेन से मिल जाता है, तो आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, किन किन पॉइंट्स को टैकल करेंगे आप? एक तो रिलीजियस हो गया, ठीक है, रिलीजियस हो गया। दूसरा इकोनॉमिक पॉइंट हो गया। राइट, एक तो सिंपल पेस्टल फ्रेमवर्क है, पता ही होगा, आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे इसका बाजार बहुत गर्म है। ठीक है, पेस्टल फ्रेमवर्क है कि कभी भी पॉइंट सोचते हैं तो पॉलिटिकल एंगल से सोच लेते हैं, इकोनॉमिक एंगल से सोच लेते हैं, सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल, या ये साइंस एंड टेक के लिए हो जाता है, या इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंटल लगा लीजिए, एथिकल लगा लीजिए, एंड लास्ट जो आ जाता है लीगल हो जाता है ना? लॉज एंड ऑल। राइट, ऐसे एक और फ्रेमवर्क होता है, स्टेपल लगा लीजिए इसको। ठीक है, सारी दुनिया पेस्टल पेस्टल करते रहे, आप स्टेपल लिख दीजिएगा वहाँ पे, सेम ही है। ये सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, पॉलिटिकल का फैंसी नेम हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। राइट, ये पॉलिसी का हो गया। ठीक है, पॉलिसीज एंड ऑल। एंड ये जो है लीगल हो गया, इकोनॉमिक हो गया। राइट, स्टेपल फ्रेमवर्क्स यूज कर लेंगे, जब आपकी क्लास खत्म हो गई आपको सिखा देंगे कैसे यूज करना है ये भी। ठीक है, आंसर में इनके थोड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क है, आपको बता देंगे कि किन किन इनके अंदर भी आप किन किन पॉइंट्स पे जो है अपने पॉइंट्स सोच सकते हैं। राइट, कभी भी आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपका एक प्रोसेस होना चाहिए पॉइंट सोचने का, कि मैं इस पॉइंट पे ये सोचता हूँ तो क्या मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे आप सोचने शुरू करेंगे तो आप पंचायती राज की बात कर सकते हैं। राइट, पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, डिक्टेटरशिप वगैरह जो भी होता है, इन पे आप सोच सकते हैं। लीगल है जैसे, तो आप लॉज पे कुछ भी सोच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे कुछ भी सोच सकते हैं। राइट, ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल है, तो आप टेक्नोलॉजी को इतनी सारी सोचते हैं, बायो टेक्नोलॉजी पे सोच सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे सोच सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे सोच सकते हैं, है ना, आईटी टेक्नोलॉजी पे सोच सकते हैं। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो आप सोच सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। राइट, कि लोगों के पास है कि लोगों से दूर है, ठीक है, ग्राउंड पे काम कर रहा है या ऊपर हवा में कागजों में ही काम कर रहा है। राइट, ये पॉइंट्स होते हैं सोचने के। क्लियर? पॉलिटिकल एज इन पता ही होगा, आप पॉलिटिकल बता दिया आपको, लीगल बता दिया, इकोनॉमिकल
कि पैसा रिसोर्सेज कैसे अर्न करेंगे आप, ठीक है, कहाँ से पैसा आ सकता है, कैसे पैसा आ सकता है, कैसे जॉब आएगी, कैसे पॉवर्टी कम होगी, कैसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो एक एक पे आप 3-3 4-4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका बढ़िया आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। चलिए लिखिए टॉपिक का ना, प्री हिस्टोरिक इंडिया। नहीं ये आपका ये जो था ये आपका फ्रिंज टॉपिक था एक, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और आपको थोड़ा ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी पता चल जाए जो आगे यूज होने वाली है, ठीक है, या आगे कभी भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में यूज होंगी, कोई बताएगा नहीं आपको। वैसे कोई होगा तो बता भी दे, क्या पता, पर बताता नहीं कोई भी, ठीक है, मुझे तो नहीं बताया था किसी ने, ठीक है। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने कहा कि आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। क्लियर? ये फ्रिंज टॉपिक है, इससे आपका पूरा, इससे आपके बहुत सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे अगर आप यूज़ करना जान जाएंगे इसको, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंस में फ्रिंज टॉपिक्स जो आपको लगेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और लोग नहीं करके जाते और अक्सर फेल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। फ्रिंज टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं, आपके पास कंक्रीट पॉइंट्स होने चाहिए उनके लिए कि आप स्पेसिफिक आंसर लिखें। बहुत ही वेग आंसर लिखते हैं लोग उसके, तो उनके कोई मार्क्स नहीं होते। क्लियर ये? ठीक है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक में, बहुत रेयरली लोग पढ़ के जाते हैं, ठीक है। इससे भी पढ़ लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो पार्टिकल से यूज़ करते हैं, उसका जो डायमीटर होता है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसी को यूज़ करते हैं। तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन हैंड कि आप उसको एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करेंगे, मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ करेंगे, वो जो डेली लाइफ है उसमें कैसे यूज़ करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ आते हैं उससे कैसे यूज़ करेंगे, डायग्नोस्टिक में कैसे यूज़ करेंगे, तो ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। क्लियर? ये फ्रिंज टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सोसाइटी वाला पार्ट अभी तक बहुत फ्रिंज था मेंस में, ठीक है, लेकिन अब वो मेन टॉपिक बन के आ रहा है, ठीक है। 80 मार्क्स वर्थ का क्वेश्चन जो उसमें से ही आ रहा है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया। सर यस। आप मतलब कि ब्रेक के बाद आप बताओगे कि मतलब कि प्रीलिम्स में ये कितने मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर वेटेज और मेंस में? अच्छा, वेटेज कितने कितने मार्क्स की है आर्ट एंड कल्चर की? यस सर। ठीक, देखिए एज इन डिफरेंट पॉइंट आउट करना काफी टफ है। 15 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के प्री में, ठीक है। प्राइमरली आर्ट एंड कल्चर के प्राइमरली होते हैं, कल्चर के होते हैं, राइट। आर्ट का क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाता है, कल्चर में आपका पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमिक भी आ जाता है, ठीक है, लीगल जो भी आपका वो आ जाता है, पॉलिटिकल सेक्टर जो भी आपका वो आ जाता है, ठीक है, वो सारा कल्चर का पार्ट है, ठीक है। जो भी आप इकोनॉमी में जो भी आप चीजें टूल्स यूज करते हैं, जैसे वेट्स यूज करते हैं, मेजर्स यूज करते हैं, कुल व्याप द्रोण व्याप 2020 में आया था, ठीक है, मेजर था वो, ठीक है, मेजरमेंट लैंड का मेजरमेंट था, वो सारा आ जाता है कि कैसे उनकी जो पॉलिटी थी फंक्शन करती थी एंशिएंट एजेस में। क्लियर ये? ठीक है, तो पॉलिटी वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट होता है डायनेस्टीज के केस में। क्लियर ये? ठीक है, और ये काफी, अब कुछ एक फ्रिंज क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे लास्ट दिस ईयर ही आया था कि आर्कियोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया था, उसने उन्होंने कुछ नाम दिए थे, उन्होंने पूछा क्या करते हैं ये, तो आर्कियोलॉजिस्ट थे सारे के सारे वो, ठीक है, ये कल्चर आ जाता है। नेक्स्ट मेंस में 50 to 70 मार्क्स का वर्थ आता है, दोनों मिक्स होके आता है, हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं और कल्चर भी पूछ लेते हैं। आपको डिफरेंशिएट करने को बोल दिया जाएगा काफी क्लोज टाइम पीरियड में कि पेलियोलिथिक और नियोलिथिक एज को कंपेयर कर दो जी, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको ये कंपेयर कर दो, आपको थोड़ा घुमा के बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट फीचर्स बता दीजिए इन दोनों के, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करने को ही कह रहा है वो, तो आप करेंगे ऐसे ही कि यहाँ पे ऐसे चार्ट बना देंगे, अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पेलियोलिथिक एज, यहाँ लिख देंगे नियोलिथिक एज, कंपेयर कर देंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट फीचर्स बता देंगे आपको, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंशन 50, ये 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, इसी का एक्सटेंशन अगर 15 मार्क में करना हो उन्हें, तो वो बोल देंगे कि वो कैसे आज के टाइम में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम में कैसे रेलिवेंट है जो उस टाइम के डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, राइट। तो वो आप फिर आप उसको एक और पैराग्राफ बनाएंगे आज के टाइम में कैसे रेलिवेंट है, ठीक है, फिर कंक्लूड करेंगे कि आज के टाइम में और क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, हमें और क्या क्या सीखना चाहिए उस टाइम से, ठीक है। ऐसे आंसर कंस्ट्रक्ट होता है पूरा का पूरा। चलो ये बात की बात है, प्रीलिम्स काफ़ी बहुत बड़ा पहाड़ है, वो भी तोड़ना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया। सर यस। सर एक बार पूरा सिलेबस करा देते आर्ट एंड कल्चर का। वो कल करा दिया, कल कल की क्लास हमने मिस की क्या? नहीं सर। आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर्स, राइट, लिख लीजिए। हाँ 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 लिख लीजिए। देखिए वो पता है क्या, एज इन स्पेसिफिकली उसको डिफरेंशिएट करना काफी टफ है, क्योंकि ना सब कुछ आपकी बुक्स के बीच में आ जाता है, ठीक है, वो मिक्स्ड है सारा का सारा, लेकिन फिर भी आपको लिखना लिख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ हाँ प्लीज आवाज नहीं, लिख लीजिए। पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहीं से कल्चर की शुरुआत होती है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो कॉम्प्लेक्स कल्चर है यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट
अर्ली वैदिक, सॉरी वैदिक पीरियड, सेकंड वैदिक पीरियड, इसमें हाइफन लगा के लिखिए। हिंदुइज्म एंड हिंदू लिटरेचर, हिंदुइज्म एंड हिंदू लिटरेचर, कॉमा हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, नगारा, द्रविड़ा एंड वेसारा, नगारा, द्रविड़ा एंड वेसारा। या एक काम कीजिए, इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मैंने बना रखी है, ठीक है, आप वो ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी डायनेस्टीज ही हैं। आपको मॉडर्न एम्पायर अगर कराऊंगा तो उसका आर्ट एंड कल्चर भी साथ में कराऊंगा ही, ठीक है। इनसे अलग थोड़ा बस यही है कि आपको थोड़ा जो लोकल डायनेस्टीज है ना, जैसे पालाज हो गए, ठीक है, कलिंगा आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, अहूम वगैरह हो गया, ये सारा आपको उसी में लिखा हुआ मिल जाएगा, या आपको करवा भी दिया जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ भिजवा देंगे इसकी। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम, प्री हिस्टोरिक इंडिया से स्टार्ट करेंगे, राइट। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्ट्री क्या बताया था प्री हिस्ट्री के बारे में, जिसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल, राइट। आर्कियोलॉजी की कोई डेफिनेशन बताएगा क्या होता है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, डेफिनेशन बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। हाँ हाँ जी, अरे बोलिए, कोई बात नहीं, गलत मैंने बताया ना, गलत ही बोल दिया कीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एक्सकवेशन होती है, ठीक है, आपने उसका वो बता दिया, एक डिस्क्रिप्शन बता दिया। हाँ, एंशिएंट ड्राइंग्स एंड एंशिएंट बिल्डिंग, इतना सिंपल है, कोई इशू नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए लिखिए तो जरा, जैसे देख लीजिए। इंस्क्रिप्शंस हो, यस यस यस, राइट। चलिए लिखिए, आर्कियोलॉजी, कॉमा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, कॉमा एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एज अ systematic study of human history through material remains, through material remains, material remains, comma has evolved over centuries, over centuries, right। इसमें से डेफिनेशन निकालेंगे ना इसकी, आर्कियोलॉजी की क्या डेफिनेशन निकल के आएगी इसमें से, इट इज अ remains, right, it is a systematic study of human history through material remains, right, ठीक है। इस तरह से डेफिनेशन आपको निकालनी पड़ेंगी हर जगह से, ठीक है। न्यूज़पेपर से भी निकाला कीजिए, टर्म्स मिल जाती हैं आपको बहुत सारी, जैसे अभी रिसेंटली अनार्को कैपिटलिज्म न्यूज़ में आया था, राइट। वो पेटेंट पूलिंग टर्म आ जाती है न्यूज़ में कई बार, है ना, टीटी शॉपिंग आ जाती है, टीटी पूलिंग आ जाती है, ऐसे ऐसे टर्म्स ना अखबार में ढूंढा कीजिए और लिख के रख लिया कीजिए, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आपने पेपर देखा था इस साल का, वन ऑफ देम आर करेक्ट, टू ऑफ देम आर करेक्ट, है ना। अब ऐसे नहीं आता कि 1 2 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, तो पूछते हैं कि क्या लगता है आपको कितने करेक्ट है उसमें से, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी टफ होते हैं करने के, लेकिन साथ में उन्होंने इजी क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, वो डेफिनेशंस वाले, एक टर्म दे देते हैं, उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं, आपको पूछते हैं क्या मतलब है उसका, है ना, क्या उसका सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ ही बनता है, राइट। तो वो क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं, अगर आप थोड़ा उसमें ब्रेन यूज करेंगे अपना और ऐसे इन्फ्रेंसेस निकालेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन आया था, वो काफी सिंपल था, प्री हिस्ट्री, अगर आप ऐसे भी देखते हो उसको कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आर्कियोलॉजी का प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल की बात कर रहा होगा, आर्कियोलॉजी की बात कर रहा होगा, गैस वर्क आपका ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। इसको एडुकेटेड गैस कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सही भी हो जाता है लोगों का, ठीक है, मेरा नहीं हुआ था लेकिन। चलिए आगे लिखेंगे, हैज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरी, लिखिए यहाँ तक, द 19th सेंचुरी, इसे नेक्स्ट पैरा है सर, ये यस, नेक्स्ट पैरा है सर, ये इसमें नहीं नहीं उसी कंटिन्यू में, करना है। द 19th सेंचुरी saw its formalization, the 19th century saw its formalization comma with figures like Heinrich Schliemann,
Heinrich Schliemann, uncovering Troy, and Sir Flinders Petrie, Flinders F-L-I-N-D-E-R-S, Troy and Sir Flinders Petrie, F-L-I-N-D-E-R-S, Flinders F-L-I-N-D-E-R-S, Flinders Petrie, P-E-T-R-I-E, Flinders Petrie, right? Pioneering methods in Egypt. Flinders Petrie, pioneering methods in Egypt. क्लियर? ये दोनों मॉडर्न आर्कियोलॉजी के पायनियर्स हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजी बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन ये पायनियर्स हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ट्रॉय का डिस्कवरी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हमारी वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में, ठीक है? ट्रॉय पता है ना आपको कहाँ है? ट्रॉय का स्टोरी पता है ना? ट्रॉय से ही ट्रोजन हॉर्स वायरस सुना है ना आपने? वो ट्रॉय से ही आया है। वो ट्रॉय में नहीं सुना देंगे कभी कहानी आपको वाली भी, ठीक है? थैंक यू। मूवी भी है, हाँ, ब्रैड पिट की। सर यस, तो जो आप अभी ट्रॉय बता रहे हो काइंडली बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ताकि समझ आ जाए। ट्रॉय नहीं, ये सिर्फ वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यहीं तक रखिए, आपको आगे डिफाइन कर बता दिया जाएगा जब फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे ना, ट्रॉय के बारे में बता देंगे आपको। ओके सर। चलिए, अनकवरिंग ट्रॉय एंड सर फ्लिंडर्स पेट्री पायनियरिंग मेथड्स इन इजिप्ट, राइट? तो नेक्स्ट है द अर्ली 20th सेंचुरी। सर ये लाइन क्या कहना चाह रही है, एक बार बताना। ये बता रहे हैं कि जो पायनियर्स है ना मॉडर्न आर्कियोलॉजी के, तो ये दोनों हैं, हेनरी श्लीमैन एंड सर फ्लिंडर्स पेट्री। तो श्लीमैन ने ट्रॉय ढूंढा था और पेट्री ने इजिप्ट में एक्सकवेशंस की थी, राइट? नेक्स्ट है द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th century witnessed advances in stratigraphy, witnessed advancements in stratigraphy by Sir Mortimer Wheeler, Mortimer, Mortimer Wheeler, Mortimer Wheeler, right? Wheeler, wheel के पीछे ER, WHEEL, व्हीलर, मोर्टिमर व्हीलर। आगे लिखेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, PROCESSUAL, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी नहीं किसी को वर्ड समझ में आ रहा तो प्रोसीजरल भी लिख लो इसको चाहे, ठीक है? उसी का फैंसी रूप है ये। आर्कियोलॉजी एम्फेसाइज्ड scientific methods, comma, emphasize scientific methods, comma, while the later emergence of post processualism introduced more interpretative approaches, right? समझ में आया सेंटेंस क्या कह रहे हैं? While the later emergence of post-processualism introduced more interpretative approaches. Clear? कहता है पहले जो आर्कियोलॉजी थी अर्ली टाइम्स में वो बताती थी व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है? अब क्या आर्कियोलॉजी है वो बताने की कोशिश करती है कि हाउ, व्हाई एंड बिकॉज।
राइट, बट व्हेन वेयर पहली जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड यही करता है, कभी भी साइंटिफिक मेथड क्वेश्चन है तो बताता है व्हाट वेयर व्हेन, है ना, कभी बताया साइंटिफिक मेथड ने कि हाउ व्हाई राइट एंड बिकॉज, क्लियर ये, ठीक है, हाउ वेयर बिकॉज, हाउ व्हाई बिकॉज, क्लियर ये, ठीक है। स्ट्रेटिग्राफी पता है, स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, हाँ, स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ, लिख लीजिए इसके बगल में, आप लग नहीं रहे मेरे को कालिदास जैसे कि आप याद रख लेंगे लिख लीजिए बगल में, आपको जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं, स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ, सर ऐसा लग रहा है अब क्या ही होगा स्ट्रेटिग्राफी, हमारा, हाँ जी, सर लग रहा है ऐसा क्या ही होगा अब। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही है, टर्म से बस, आपको टर्म साथ साथ बता दी जाएगी, लिख लिया किसी साथ साथ ही, सर अब ज्योग्राफी का लेक्चर्स लेने वाले हैं क्या? नहीं नहीं ये आपको लेना आनी चाहिए, ये बेसिक ले, ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको ये, लेंगे तो बता देना प्लीज। हाँ श्योर बिल्कुल। चलिए क्लियर हुआ ये, प्रोसेसुअल समझ में आया, प्रोसेसुअल क्या होता है, प्रोसीजरल, राइट, प्रोसीजरल पता है ना क्या होता है, थ्रू प्रोसेसेस, है ना, एक प्रोसेस बनाएंगे उसी को फॉलो करेंगे हर जगह अनटिल अनलेस कोई ना कोई वो अनोमली निकल आए, राइट, और पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म क्या है, इंटरप्रेट करेंगे हम, ठीक है, हाउ बिकॉज एंड व्हाई, क्लियर ये, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया, the history of human settlements in India goes back to prehistoric times, goes back to prehistoric times, लिख लिया, नेक्स्ट लिखेंगे, prehistoric times are part of history, prehistoric times are part of history which does not have written evidences but only archaeological ones, but only archaeological ones, राइट, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, सिंबल्स तो रिटन हो गया ना, टूल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पॉटरीज हो गई, राइट, है ना, उनके घर ही निकल आए क्या पता नीचे से कोई, तो वो हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। चलिए लिखिए जरा, दीज इंक्लूड द, हाँ जी आगे इसके, दीज इंक्लूड द स्टोन टूल्स, कॉमा पॉटरी, कॉमा पॉटरी, कॉमा पेंटिंग्स, स्पेलिंग बताया ना पॉटरी का कि बता दूं, ठीक है, पॉटरी, पेंटिंग्स, कॉमा आर्टिफैक्ट्स, कॉमा आर्टिफैक्ट्स, ARTIFACTS, एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स, एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये लाइन रिपीट कर दो। These include the stone tools, pottery, paintings, artifacts, and metal implements. Clear है सबको? ठीक है? These times are divided into कितने पीरियड से? मेरा ख्याल तो 4 थे, अरे कल ही बताया था यार, 4 थे। These times are divided into 4 periods, ठीक है जी। चलिए पहला बताइए, स्टोन एज क्या नाम था इसका? पैलियोलिथिक एज। सेकंड वन मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट वाज नियोलिथिक, राइट, एंड लास्ट वाज क्या हो गया इसको? नेक्स्ट वाज मेटल एज। क्लियर? मेटल एज के 2 पार्ट थे, कौन कौन से? कॉपर एंड आयरन। क्लियर? पैलियोलिथिक एज को साथ में कहते हैं ओल्ड स्टोन एज भी, ठीक है, लिख लीजिए चारों। ठीक है जी, पैलियोलिथिक को ही कहते हैं हम ओल्ड स्टोन एज,
मेसोलिथिक को कहते हैं मिडल स्टोन एज। सर यस, सर जो आपने पहले पैराग्राफ में लिखवाया है ट्रॉय और जो फ्लिंडर्स, हाँ वो इजिप्ट के है क्या सर एक्चुअली? नहीं, ये ट्रॉय जो सिटी थी पूरी निकल के आई थी ना एक्सकवेशंस में, तो ये हेनरी श्लीमैन ही एक्सकवेट कर रहे थे, उन्हीं को मिला था, वो लीडर थे ग्रुप के। ऐसे ही सर फ्लिंडर्स पेट्री भी थे, जब इजिप्ट में वो एक्सकवेशंस हो रही थी तो उस ग्रुप के लीडर ये थे। तो यूजुअली जो लीडर होता है उसका नाम आ जाता है कि आप बॉस हैं तो आपने ही सब कुछ किया है, ठीक है, इसलिए बॉस बनना बहुत जरूरी है। तो ठीक सर है, वो प्री हिस्टोरिक में अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो अभी एक्सकवेशन हो गई है सारी जगह पे, वहां पर क्या क्या चीज मिले हैं? हाँ वहाँ पे क्या क्या मिला है, तो उन्होंने उसी से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं उसी से थोड़ा सेंस बनाने की कोशिश की है कि वहाँ पे कैसे काम होता होगा। तो जैसे वो ट्रॉय का ट्रोजन हॉर्स है ना, वो भी मिल गया था इनको टूटा फूटा हुआ। ठीक है, ये रेफरेंसेस है सिर्फ, कभी टाइम बचेगा तो आपको कहानी सुना देंगे ट्रॉय की भी। ठीक है, ये लिखा पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, राइट, नियोलिथिक, न्यू स्टोन। ठीक है, लास्ट वॉज मेटल एज। ठीक है, BC AD CE का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। ठीक है, चलिए आखिरी लिखिए, आगे लिखिए। However, however, these periods are, however, these periods are not uniform, not uniform all over the country, sorry, all over the continent, all over the continent, full stop. The aging is, the aging of material लिख लीजिए, the aging of material is, aging of material is done through कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कौन सा यूज करते हैं? C14, ब्रैकेट में लिखिए C14 कॉमा measure of loss of carbon, measure of loss of carbon in organic material, in organic materials over a period of time, measure of loss of carbon in organic materials over a period of time। क्लियर? ये ब्रैकेट बंद करेंगे। नेक्स्ट लाइन, अनदर मेथड इज, क्या था मेथड? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अनदर मेथड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, DENDRO, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, डेंड्रो। क्लियर? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ब्रैकेट में लिखिए क्या करते हैं? ट्री की रिंग्स काउंट करते हैं, राइट, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर काउंटिंग नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए एक बार जितना भी आपको आज लिखवाया गया है पूरा एक बार रीड कीजिए, देखिए आपको कोई डिफिकल्ट टर्म लगती है मुझसे पूछिए अभी। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताइए, अभी आप क्लियर करेंगे अभी सब कुछ। ठीक है, रीड कीजिए जरा फटाफट। सर आप इसके एक बार नोट शेयर करवा देना सर, रिटन नोट्स जो होते हैं ना, एक बार सर आप शेयर कर देना बाद में। ठीक है, मैं वो दे दूंगा सर को, आपको PDF शेयर करवा देंगे। ओके सर। अरे हाँ यार भूल गया, चलो मैं एक टेलीग्राम चैनल खुद करना आता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सर उसमें आपको डेली सारे के डॉक्यूमेंट, नोट्स शेयर करवा देना बिकॉज इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है कभी कभार। ठीक है मैं आपको भिजवा दूंगा सब कुछ। आज एक चैनल बना देंगे आपके लिए टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके रीड कीजिए जरा। ओके सर, थैंक यू। ओके, ये V आया इंडिया का, ठीक है, इधर उड़ीसा आया, राइट, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ का रीजन भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे वो इसके नीचे कर्नाटक आंध्र प्रदेश है वो भी थोड़ा कवर कर लेंगे, उसको नॉर्दर्न सरकार्स बोल देते हैं। ठीक है, ब्रॉड रीजन है काफी, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, बस ये जो रीजन इसको काउंट कर लेते हैं कि ये है नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, कलिंगा का रीजन कहते हैं, एंशियंट कलिंगा था उसको नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये ओडिशा के साथ जो पतली स्ट्रिप लगती है कोस्ट की, उसको उत्कल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, कीजिए रीड कीजिए फटाफट।
करते रहिए रीड। सर यस, सर ये जो फिगर आपने लिखवाया था हाइनरिच, ये है क्या सर? क्या चीज? जो फिगर्स लिखवाया था ना आपने, फिगर्स? फिगर्स कुछ लिखवाया था सर, 19th सेंचुरी फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा, के बाद। वो पायनियर्स हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजी के ना, हेनरी स्लीमैन एंड सर फ्लिंडर्स पेट्री। सॉरी। अब क्या एक एक वर्ड रीड करने लग गए? स्किम क्या कीजिए फटाफट, देखिए कोई डिफिकल्ट टर्म मिली इसमें तो बताइए मुझे। मेरा ख्याल मैप तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, वो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको बताया वो भी क्लियर हो गए होंगे, दोआब एंड ऑल, राइट। उसके बाद कोई टर्म मिली इसमें डिफिकल्ट तो बताइए मुझे। प्रोसीजरल प्रोसेसुअल आपको बता दिया, स्ट्रेटिग्राफी आपको बता दिया गया है, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज, कल आपको इनके टर्म्स की मीनिंग्स भी कल एक्सप्लेन कर दिए गए थे। मेटल एज में दो निकल के आते हैं, कौन कौन से? कॉपर स्टोन एंड आयरन, है ना। कॉपर स्टोन को क्या कहते हैं? चारकोलिथिक, ठीक है। तो एक कुछ एक फैक्टॉइड्स है, दो लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। यस, अरे दूरबीन चाहिए होगी इसके लिए। कौन सा नक्शा चाहिए आपको? नक्शा समझाना दोबारा से। मैप ही है ना? अच्छा, दोआब वाला। अच्छा, उसमें सिर्फ दोआब बताया था ना। चलो ठीक है, रिवाइज करवाता हूँ एक बार, ध्यान से देख लीजिए, देखिए जरा, ठीक है। तो ये क्या नाम था इस जगह का? मालवा प्लेन्स, राइट। कौन सा ब्लू बढ़िया लगेगा इस पे? ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? गोवा तक। इसके नीचे ठीक कनारा, ब्राइट सा उठा लेते हैं, और ये नीचे मालाबार। इधर जो माउंटेन्स थी वेस्टर्न घाट्स, राइट। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इनको? सह्याद्री। इसके वर्टिकली अपोजिट क्या आ जाता है? ईस्टर्न घाट्स, राइट। ये जो इसके वर्टिकली अपोजिट कोस्ट आता है, कोरोमंडल, राइट। दोनों कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरीज में। ये रहे सबको यहाँ तक, ठीक है। इसके सर के ऊपर क्या गया? और कौन सा ब्राइट है, कौन सा बढ़िया लगता है वो कलर? पिंक, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आए ये नॉर्दर्न सर्कल, इसके बीच में छोटा सा प्लेन आया, उत्कल प्लेन्स, राइट। ये ले लेते हैं। अब जो ये पूरा ब्रॉड फिगर बताया आपको, कैरोनेटिक में आ जाता है, ठीक है। काफी रफ डायग्राम है ये, स्पेसिफिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ रीजन बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर ये सारा? क्या रह गया इसमें से? मालवा, राइट। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आ गई, राइट, ठीक है। इधर विंध्या आ जाएगा कहीं, विंध्या के ठीक नीचे आ जाएंगे डेक्कन,
क्लियर ये मैप, ठीक है। स्पेसिफिक ये रफ डायग्राम है, पेपर में आएगा, ऐसे बना दीजिएगा, चल जाएगा बढ़िया, ठीक है मेंस में। लेकिन आपको लोकेशन पूरी उसके लिए प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता चल गया ना कि ऊपर नीचे दाएं बाएं है क्या, ठीक है। बस इससे आपका नक्शा लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है, अगर इसमें से आए। क्लियर ये? और कुछ बताइए, इसमें से कुछ नहीं आया हो? देखिए काफी सारी टर्म्स थी इसके अंदर। स्ट्रेटिग्राफी सर आपको बता दिया गया, यस। सर जो नीलगिरी आपने भी बनाया वो नीचे होगा ना? नहीं, वो आपको बताया ना अभी कि ये पूरा कॉन्फ्लुएंस है, इधर बीच में हिल्स तो बहुत सारी होंगी ना, तो ये नीलगिरीज हैं, बस आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बीच में एक लाइन खींच के दिखा दी गई है, ठीक है। हाँ जी, बोलन और खुर्रम, इधर हिंदू कुश रेंज है ना, इधर ही है सब कुछ सारा हिमालय का, बोलन खुर्रम खैबर जो भी है, ठीक है। क्लियर ये? हाँ जी, स्ट्रेटिग्राफी समझ में आया? क्या होता है स्ट्रेटिग्राफी? स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ आर्ट, ठीक है। लेयर्स ऑफ आर्ट तो लेयर्स ही होंगी ना, ठीक है। मॉडर्न पायनियर कौन है आर्कियोलॉजी के? सर मॉर्टिमियर व्हीलर। क्लियर ये? ठीक है, चलिए वो कुछ ब्रैकेट में फैक्टर्स लिख लीजिए, लिखिए जरा ब्रैकेट। फायर इन, ब्रैकेट में लिख लीजिए फायर इन अर्ली स्टोनेज, फायर इन अर्ली स्टोनेज बाय, कल बताया था, किसने किया था? फायर इन अर्ली स्टोनेज बाय होमो इरेक्टस। फायर इन अर्ली स्टोनेज, जो फायर जो डिस्कवर हुई थी अर्ली स्टोनेज में हुई थी बाय होमो इरेक्टस। क्लियर ये? ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट, व्हील इन 4th मिलेनियम BC, व्हील इन 4th मिलेनियम BC in lower Mesopotamia, in lower Mesopotamia, MESO, सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। wheel in 4th millennium BC, 4th millennium BC in lower Mesopotamia, lower Mesopotamia, MESO, POTAMIA, मेसोपोटामिया। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इराक में है जी मेसोपोटामिया, लोअर इराक में आता है, ठीक है। सिविलाइजेशन सारी यहीं शुरू हुई थी, इराक में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ब्लू नाइल सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अफ्रीका वगैरह से सिविलाइजेशन सारी शुरू हुई हैं बाय सुमेरियंस, बाय सुमेरियंस, ठीक है। पहले एक लैंडमार्क था सुमेरिया, ठीक है, वहाँ के रहवासियों को कहते थे सुमेरियंस, टूट गया है अब ये, अफ्रीका वगैरह में बट गया है ये सब कुछ, ठीक है, सुमेरियंस। क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे आएगा नहीं कभी ये पेपर में, पर क्या पता, आपका बैड लक, ठीक है। चलिए एक पैरेलिथिक एज कर लेते हैं आज, करना है? अरे नहीं अभी है टाइम, ऐसे कैसे होगा, 3 घंटे आपको बैठ के मीन्स लिखना है, उसमें तो आपको सोचना भी नहीं है, तो आप फिर वो जब लिखने बैठते हैं ना मीन्स, तो आपको 2 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, और फिर आप जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका पहला क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर दिमाग में चलने लग जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर वो पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा, और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तो पास तो वैसे भी नहीं होंगे, वो कंप्लीट करके नहीं लोग पास हो रहे, तो नहीं होगा तो कैसे होंगे। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, पैलेलिथिक एज छोटा सा ही है। नंबर 1 पैलेलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, द पैलेलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, राइट। टाइम पीरियड आपको ऊपर लिखवा दिया गया है। तो स्लाइड आप उस पे कर दीजिए ना। अच्छा, थैंक यू। the Paleolithic sites are widely found near water sources, widely found near water sources. They also lived found near water sources. They also lived rarely in huts made of leaves. Huts made of leaves. Some of the famous sites are सर अर्ट्स UTS HUTS made of leaves. पत्तों की कुटिया में रहते थे,
है ना, पर्ण कुटिया कुटिया कहते हैं, हिंदी में मिल जाए आपको तो, ठीक है। प्रायवाची पत्ते का पर्ण भी, ठीक है। एक और ढूंढ लीजिएगा, पेपर हिंदी के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द फेमस साइट्स आर, लिख लीजिए लिस्ट है एक, सोन वैली एंड पोटवार प्लेटू, SOAN सोन वैली, SOAN सोन वैली एंड पोटवार प्लेटू, POTWAR, पोटवार प्लेटू, ठीक है, पाकिस्तान में फिलहाल ये, नॉर्थ वेस्ट इंडिया लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में। सेकंड है शिवालिक हिल्स, सोन वैली एंड पोटवार प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट इंडिया लिख लीजिए ब्रैकेट में। सेकंड है शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स। थर्ड है भीमबेटका केव्स, MP, भीमबेटका केव्स, हाँ जी, भीमबेटका BHIM, भीम पेटका, PETKA, भीमबेटका केव्स, MP। बताया आपको ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स मिलती हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स, सर रिपीट। भीमबेटका केव्स, BHIM PETKA, भीमबेटका केव्स, MP। लिख लिया ब्रैकेट में ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स। एक और ब्रैकेट में एक और चीज आई थी इसके बारे में डिटेल, क्या थी, नर्सिंग वाली पेंटिंग थी इसमें, ठीक है। लिख लीजिए हैज अ पेंटिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन बीइंग नर्स्ड, हैज अ पेंटिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन बीइंग नर्स्ड, ठीक है। थर्ड ही चल रहा है अभी, भीमबेटका केव्स MP में थी, ठीक है, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स थी। हैज अ पेंटिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन बीइंग नर्स्ड, क्लियर, ठीक है। ये चाहे तो डिटेल में प्रीलिम्स में आ जाए कि डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ओल्डेस्ट पेंटिंग्स हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन नर्स हो रही है, ठीक है, बताइए कौन से कहाँ मिलती है ये पेंटिंग, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, भीमबेटका केव्स। अगर एज एग्जांपल यूज करना है तो आपको बताना है कि डिवीजन ऑफ लेबर काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, जिसका एग्जांपल आपको क्या मिला, भीमबेटका केव पेंटिंग्स में एक केव मिली, तो केव में एक पेंटिंग मिली, राइट, कि प्रेग्नेंट वुमन नर्स हो रही थी, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा इस तरह से आपको जो फैक्ट्स है ये यूज करने हैं, क्लियर। ये नेक्स्ट लिख लीजिए आदमगढ़ हिल्स, आदमगढ़ हिल्स, ADAMGARH, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, इन नर्मदा वैली। नेक्स्ट इज कुरनूल इन AP, कुरनूल, KURNOOL, कुरनूल इन AP, KURNOOL इन AP। AP आएगा तो आंध्रा होगा, जब मैं अरूप बोलूंगा तो अरुणाचल होगा, ठीक है, ठीक है जी। AP आंध्रा होगा, अरूप बोलूंगा तो अरुणाचल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अतीरापक्कम इन चेन्नई, इन चेन्नई या नियर चेन्नई, ठीक है, क्लियर। ये साइट्स देखिए, साइट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6 ही साइट्स लिखवाई हैं मैंने, बाकी बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन पेपर में अगर आएगा तो चांसेस तो इसी में से आएगा। साइट्स का क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स पूछी थी उन्होंने कि प्रोटो अर्बन सेंटर क्या कौन सा है, 2019 में पूछा था, तो इसलिए ये करना जरूरी है, ठीक है, क्लियर ये, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए सब कुछ, ठीक है, कल मिलेंगे अब, ठीक। 2 मिनट रुकिए, नमन सर को आपसे बात करनी है कुछ, मैं बता देता हूँ। सर बोला हुआ है ना बच्चों को, अच्छा, ये माइक दीजिए, सॉरी, वो मार्केट में ही? चलो मैं आता हूँ फिर मिलते हैं। Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Jai Hind, Jai Hind. Online students, am I audible? यस Okay. Yes. चलिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो 2-3 चीजें हैं। यू नो हिस्ट्री पे पिछला जो बैच था उसमें मैंने एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया था, बट देयर इज अ गैप नाउ। पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखें, बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक पहले जो हम चैप्टर्स अवॉइड करते थे जैसे ज्योग्राफिकल सेटिंग्स एंड ऑल, उसके अब मेंस में क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इज वेरी बोरिंग, राइट। नाम भी अजीब अजीब आते हैं, सारी चीजें आती हैं, बट द फैक्ट इज जिस हिसाब से यूपीएससी ने क्वेश्चंस के ट्रेंड चेंज करे हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपको वो सारी चीजें याद रहें, राइट, लेकिन आपके नोट्स में, और अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो यही सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी, इवन द साउथ इंडियन थिंग।